गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफिसर्स। हम अपना चैप्टर 3 हमने कल पढ़ना शुरू किया था, रूलिंग द कंट्री साइड, या फिर देश के अंदरूनी हिस्सों या फिर देहात या ग्रामीण इलाके पर शासन करना। कल हमने पढ़ा था रैयतवाड़ी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी सिस्टम है लैंड रेवेन्यू का, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था 1820 से 1827 का जो टाइम था उसमें थॉमस मुनरो के द्वारा। ही एक्सटेंडेड द सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोविंस एक्सेप्ट द परमानेंटली सेटल्ड एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ 1/3 ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ द होल्डिंग्स। यस, अब जो ये रैयतवाड़ी सिस्टम था इसको पहले मद्रास में लागू किया गया, लेकिन बाद में सभी प्रोविंसेस में, सभी प्रांतों में केवल वो एरियाज जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लागू था, जहाँ पर 1/3 एक तिहाई जो उत्पाद का 1/3 हिस्सा ले लिया जाता था, उनके अलावा सब जगह रैयतवाड़ी लगा दिया गया। रैयतवाड़ी सेटलमेंट डायरेक्टली विद रैयत्स कल्टिवेटर्स हु अडॉप्टेड मेनली ड्यू टू टू रीजंस। अब ये सेटलमेंट सीधे रूप से किसानों के साथ किया गया जिनको रैयत कहा जाता था, और इसके दो मुख्य कारण थे। देयर वर नो जमींदार्स और इंटरमीडियरीज विद होम द सेटलमेंट वुड बी कैरिड आउट। अब जो ये बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, कोई ज़मींदार नहीं था, सीधा जो सरकार है वो किसानों से डायरेक्ट रेवेन्यू ले रही थी। इट प्रोड्यूस मोर रेवेन्यू देन एनी अदर सिस्टम। किसी और सिस्टम के बजाय इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिला, क्योंकि जब बिचौलिया होता है तो किसान का शोषण तो होता ही है और ज़्यादा रेवेन्यू भी लिया जाता है और सरकार तक उतना रेवेन्यू नहीं पहुंच पाता था। लिमिटेशंस ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम की कमियां क्या थी? दिस सिस्टम बिकेम ऑप्रेसिव फॉलोइंग द reforms in system carried out in Bombay 1836, Madras 1858. As a result, these reforms, the land revenue was reduced and land was given to a sellable value. अब देखो, ये सिस्टम था बहुत ही दमनकारी था, हिंसक हो गया। इसलिए इस सिस्टम में बॉम्बे और मद्रास में गिवन टाइम में क्या किए गए, बहुत सारे सुधार किए गए, और इसके बाद जो लैंड रेवेन्यू था कम हो गया और जो ज़मीन थी उसको बिक्री योग्य कीमत पे दिया जाने लग गया। जो मनी लैंडर्स थे, दे बिगन टू सीज द लैंड्स ऑफ देयर पीजेंट डेप्टर्स एंड ईदर एविक्टेड दैम और रिड्यूस दैम टू टेनेंट्स। अब जो साहूकार थे, जिनसे पैसे लेकर जो किसान थे या तो अपने बीज लेते थे, बुआई करते थे, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई, या फिर उनकी ज़मीनों से निकाल दिया गया, या फिर उनको केवल काम करने वाला किराएदार बनाया गया। ठीक है, द रैयत हैड टू पे रेवेन्यू इवन व्हेन हिज प्रोड्यूस वाज पार्शियली और होली डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कैलेमिटीज सच एज ड्रॉट और फ्लड। जो किसान था उसको रेवेन्यू उस कंडीशन में भी देना पड़ता था जब उसकी फसल या तो आंशिक रूप से खराब हो गई या पूरी तरह से किसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या सूखे के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई है। महलवाड़ी सिस्टम। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. In the northwestern provinces of Bengal Presidency, an Englishman called Hart Mackenzie devised the new system in 1822. अब 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में कंपनी के अधिकारियों को लगा कि फिर से रेवेन्यू का जो सिस्टम है उसमें चेंज होना चाहिए। इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे उसमें हॉल्ट मैकेजी ने 1822 में एक नए लगान प्रणाली की शुरुआत की। इसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू था, डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला गांव-गांव जाता था, हर गांव में जाता था, ज़मीन की जांच करता था, जो खेत थे उनका मेज़र लेता था कि उनका आकार कितना है, और कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनके ज़मीन पर किस तरह के अधिकार थे वो रिकॉर्ड करता था। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज और महल हैड टू पे। और जितना भी पूरे गांव का जो रेवेन्यू होता था वो कैलकुलेट किया जाता था और वो गांव के मुखिया को पे करना होता था। ठीक है, और जो गाँव को महल कहा जाता था। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। और जो रेवेन्यू की डिमांड थी, जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था, समय समय पर उसमें चेंज किए जाते थे। चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू and paying it to the company was given to the village headman rather than zamindars.
दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवाड़ी सिस्टम। और रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम था वो गांव के मुखिया को दिया जाता था बजाय कि ज़मींदारों के, और इसको महलवाड़ी सिस्टम कहा गया। ठीक है। ऑल वॉज नॉट वेल, सब ठीक नहीं था। विद इन अ फ्यू ईयर्स after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. Revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside. Villages became deserted in many regions. अब देखो नए सिस्टम्स के हर कुछ नए सालों बाद ये लगता था कि जो कुछ भी ठीक नहीं है। जो कर के अधिकारी थे वो रेवेन्यू की हाई डिमांड करते थे, मतलब उच्च दरों में रेवेन्यू वसूलते थे। किसान जब पे करने में असमर्थ हो जाते थे तो वो गांव छोड़कर बाहर भाग जाते थे, और कई इलाकों में जो गांव थे वो डेजर्टेड, मतलब पूरी तरह से खाली हो गए। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ एंड इंडियन एग्रीकल्चर, अंग्रेज़ी जो लगान प्रणालियाँ और भारतीय कृषि। ब्रिटिश डिड एक्सपेरिमेंट विद वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। ऑल ऑफ दैम वर एम्ड एट एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यू, हैंस द कंडीशन ऑफ पीजेंट बिकेम मिजरेबल। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अलग अलग समय पर भारत के अलग अलग हिस्सों में नए नए जो रेवेन्यू सिस्टम है वो शुरू किए, और ज़्यादा उनका उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना। इस प्रकार जो किसान थे उनकी जो स्थिति थी वो दयनीय बन गई। लैंड बिकेम अ सेलेबल कमोडिटी बिकॉज इन टाइम्स ऑफ नीड द पीजेंट्स कुड मॉर्गेज और सेल इट। अब जो ज़मीन थी वो एक बेचने योग्य वस्तु बन गई थी। ज़रूरत के अनुसार जो किसान था या तो इसको गिरवी रखता था या फिर इसको बेच देता था। बेगार और बॉन्डेड लेबर इंक्रीज एज पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड ड्यू टू द हाई रेट ऑफ रेवेन्यू। लगान की उच्च दर होने के कारण जो बेगार थे, मतलब जो श्रमिक थे, दिहाड़ी मजदूर, उनकी संख्या बढ़ गई थी क्योंकि जो किसान थे उनको उनकी ज़मीन बेचनी पड़ी थी। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी स्टेगनेंट as neither the British nor the landlord took steps to improve it. They did not provide irrigation facilities, seeds आएगा, ठीक है, seeds, plows, fertilizer, and did not try to educate the farmers. जो कृषि थी वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो धीरे धीरे उसका लेवल ख़राब होता जा रहा था। न तो अंग्रेज़ और न ही ज़मींदारों ने इसकी विकास के लिए या इसकी सुधार के लिए कोई ध्यान दिया। उन्होंने कोई सिंचाई की सुविधा नहीं दी, बीज, हल, उर्वरक, और न ही किसानों को शिक्षित करने का प्रयास किया। द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेजेस वॉज डिस्ट्रॉयड। देयर वॉज अ शिफ्ट टुवार्ड्स द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एज शुगर केन, जूट, ऑयल सीड, cotton, groundnuts, etc. These crops were called कैश क्रॉप एज दे कुड बी इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। अब जो गांव की आत्मनिर्भरता थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। अब इस यहाँ पर जो वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलें थी वो उगाई जाती थी, जैसे गन्ना, जूट, तिलहन, ऑयल सीड्स को हिंदी में तिलहन कहते हैं, कॉटन या मूंगफली, और इसके अलावा बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। इनको कैश को कहा जाता था क्योंकि इनको बाज़ार में आसानी से बेचा या ख़रीदा जा सकता था। फेमाइंस could be a regular feature as land productivity fell down. अब जो फेमाइंस थे वो लगातार जो अकाल पड़ रहे थे, जिसके कारण जो उत्पादक क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इतना ही पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ो आप अपने आप, डाउट्स डाउट सेशन में क्लियर करो। कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।